Hello everyone, my name is Nikhil Kushwaha and today we are going to learn about the nucleic acids and their estimation. What are nucleic acids? So nucleic acids are our DNA and our RNA. These both molecules or substances are nucleic acids. And what are the function of the nucleic acids? तो सबसे पहले हम लोग देखते जाके कि डीएनए और आरएनए जो हैं वो दोनों क्या करते हैं जाके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं जाके, ठीक है। और ये जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये आगे कैसे यूज होगी जाके, ये आगे चल के हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा जाके। असल में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से हो रहा था जाके, आरएनए से। और आरएनए हमारा कहाँ से बन रहा है जाके, डीएनए से, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से। और यही आरएनए जो हमारा प्रोटीन बनवा रहा है जाके है, वो आगे चल के क्या करवाएगी जाके, प्रोटीन ही हमारे जितने भी सेल के फंक्शंस हैं वो सब करवाती जाके। तो मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमारा डीएनए और आरएनए क्या करवाना है जाके, जो है वो सेलुलर फंक्शन करवा रहे जाके, मतलब सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उनको यही करवा रही जाके है, ठीक। तो हमारा हम लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड सेलुलर फंक्शन कराती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डीएनए कि डीएनए क्या होता है जाके। सो डीएनए इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ पॉलीमर, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एंड सबसे पहले हम लोग देखेंगे जाके कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं जाके, जिसके ये पॉलीमर डीएनए है। तो देखो न्यूक्लियोटाइड जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होते जाके। सबसे पहला है हमारा नाइट्रोजन बेस, दूसरा हमारा हो जाएगा शुगर विच इज़ अ पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन्स 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, दी राइबोज शुगर जो कि हमारी आरएनए पर प्रेजेंट होगी जाके, और दूसरी होगी जाके डीऑक्सीराइबोज जो कि हमारी कहाँ डीएनए में प्रेजेंट होगी जाके। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगी, फॉस्फोरिक एसिड से। अब जब ये 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे जाके तब हमारा एक बनाएंगे जाके डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे जाके। जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड बना जाके है, ये जो इन 3 कंपोनेंट्स के मिलने के बाद वो आगे चल के अपना एक पॉलीमर बनाएगा जाके। अब यही जो पॉलीमर है उसी को हम लोग कहते हैं डीएनए। तो ठीक है, हमने पहले डीएनए देख लिया कैसे बना। तो अब सबसे पहले हम लोग जो पहला कंपोनेंट है जिसको हम लोग कहते हैं जाके नाइट्रोजनस बेस, उसको हम लोग देखेंगे जाके कि उसकी डिटेल स्टडी करते हैं जाके थोड़ा कि नाइट्रोजनस बेस क्या होता है जाके और वो कैसा दिखता है। तो देखो नाइट्रोजनस बेस होता क्या है, इट इज़ अ रिंग स्ट्रक्चर। और ये रिंग स्ट्रक्चर किसका होगा जाके, इट इज़ अ एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर जो कि कार्बन और नाइट्रोजन का बना होता है जाके। और ये भी 2 टाइप का होता है जाके, एक तो हमारा प्यूरिन होगा जाके, दूसरा हमारा पिरिमिडीन होगा जाके। तो देखो जो प्यूरिन्स होते हैं वो हमारे 2 रिंग्स होते जाके प्यूरिन्स में। एक तो हमारी रिंग होगी 6 कार्बन और नाइट्रोजन की, और दूसरी होती जाके हमारी 5 कार्बन नाइट्रोजन की। और वैसे पिरामिडिन सिंगल रिंग होती जाके। अगर हमें इनको दिखाना है तो मेरे पास इसके लिए एक पिक्चर होगी जाके, उसको दिखाता हूँ। देखो ये जो पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा है कि एक प्यूरिन साइड में है और दूसरा पिरामिडिन है। तो देखो इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं जाके जो प्यूरिन्स हैं उसमें 6+5 की मेंबर्ड रिंग्स हैं, और जबकि पिरामिडिन्स में सिर्फ एक मेंबर रिंग है जो कि 6 कार्बन और नाइट्रोजन की बनी हुई है। तो देखो हम लोग पिरामिड देख रहे थे, एडेनिन में 2 रिंग्स हैं, ग्वानिन में भी 2 रिंग्स हैं, साइटोसिन में देखेंगे जाके जो कि प्यूरिन है वहाँ पे भी 1 रिंग है, और जो थाइमिन है वहाँ पे भी 1 रिंग है, यूरेसिल में भी 1 रिंग है। तो देखो यहाँ पे जो प्यूरिन्स है वो एडेनिन है और ग्वानिन है, ये 2 प्यूरिन्स होते जाके। और जो पिरामिडिन्स हैं वो 3 होते जाके, एक तो हमारा सबसे पहले साइटोसिन हो जाएगा, सेकेंड इज थाइमिन एंड यूरेसिल। तो देखो अगर हमें डीएनए बनाना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे जो 5 नाइट्रोजन बेस हैं वो हमारे प्रेजेंट होने चाहिए डीएनए में, क्योंकि डीएनए में हमारा यूरेसिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। जो यूरेसिल होता है वो हमारा प्रेजेंट ओनली इन द आरएनए। सो हमें यूरेसिल की कोई भी नीड नहीं है अगर हमें डीएनए बनाना है। तो उसके लिए देखो हमें चाहिए क्या, डीएनए के लिए हमें 4 बेसेस चाहिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये 4 बेस मिलेंगे जाके वो आगे चल के हमारा डीएनए बना देंगे जाके। तो हमने देखो नाइट्रोजन बेस तो कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे जाके व्हाट इज़
शुगर। और जो पेंटोस शुगर है, जो राइबोस है और हमारे जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे जाके कि ये जो पेंटोस शुगर है वो असल में 5 कार्बन की शुगर होती है जाके। 5 कार्बन मतलब कि इसमें 5 कार्बन जुड़े होंगे जाके और साथ में एक ऑक्सीजन भी लगा होता है जाके। इसके लिए भी मेरे पास एक फ़ोटो पड़ी है, रुको मैं दिखाता हूँ। डायरेक्ट फ़ोटो तो नहीं है पर मेरे पास ये 2 स्ट्रक्चर्स पड़े हैं। इसी को दिखाता हूँ। देखो पहले ये फ़ोटो है और रुक जाओ मैं दूसरी फ़ोटो भी देखता हूँ, शायद वो भी अच्छा रहेगा कि दोनों साथ में ले लेते हैं। देखो ये हमारी दूसरी फ़ोटो है। रुक जाओ, तो लेट मी शो यू दीज 2 स्ट्रक्चर्स। तो देखो हम लोग अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो इसमें से जो पहला हमारा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा जो लेफ़्ट साइड में है वो हमारा होगा आरएनए और दूसरा हमारा डीएनए। सो हम लोग अब सोच रहे हैं कि हम लोगों ने इसको डिस्टिंग्विश कैसे करा जाके कि ये आरएनए और डीएनए। तो ये पेंटोस शुगर की बेसिस पे, ये पेंटोस शुगर जो कि राइबोस हो सकती जाके या फिर डीऑक्सी राइबोस हो सकती जाके। जो राइबोस होगी मैंने पहले भी बताया है कि वो कहाँ प्रेजेंट होगी, आरएनए में। और आरएनए में जो प्रेजेंट होगी राइबोस शुगर वो हमारी कैसी होगी जाके, इसीलिए हम लोग आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते जाके हैं। और वैसे ही हमारे जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है वो हमारी कहाँ प्रेजेंट हो रही जाके थी, इन द डीएनए। इसीलिए हम लोग जो डीएनए है उसको क्या कहते जाके, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें डीऑक्सी जो लगा है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर से आया जाके है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते जाके कि ये जो 2 शुगर्स हैं कि एक हमारी जो राइबोस शुगर हो रही जाके थी और जो दूसरी हमारे डीऑक्सी राइबोस शुगर हो गई जाके थी, इन दोनों में हम लोग ट्राई करते जाके कि डिफरेंस देख सकें कि डिफरेंस क्या होता है जाके, जैसे कि हम लोग इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकें जाके। तो देखो सबसे पहले ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसको हम लोग पेंटोस शुगर कहेंगे जाके। इसमें देखो ये कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। जो फिफ्थ कार्बन है वो हमारा रिंग से बाहर है और रिंग के अंदर हमारा उसकी जगह एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो देखो ये हमारी पहले मैं राइबोस शुगर बना रहा हूँ जाके, जहाँ पे सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगी होगी जाके एंड थर्ड कार्बन पे भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगी होगी जाके, और तो अपोजिट साइड में क्या लगा होगा जाके, हाइड्रोजन। अब अगर हम लोग वही डीएनए वाली जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है उसको देखें जाके, देखो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे C1 होगा जाके, ये C2 होगा जाके, ये C3 होगा जाके, ये C4 होगा जाके और उसके ऊपर वही C5 लगा होगा जाके। बट डिफरेंस क्या होगा जाके, जो यहाँ पे जो हमारा C2 था, जो सेकंड कार्बन था, वहाँ पे जैसे वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा था, यहाँ पे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा जाके, यहाँ पे दोनों साइड में हाइड्रोजन होगा जाके। हालांकि जो थर्ड कार्बन है उस पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट यहाँ भी होगा जाके, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। आगे चल के यही जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारा क्या करेगा जाके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है जाके। ठीक है, तो देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड कार्बन में तो प्रेजेंट हो रहा है जाके इन द आरएनए, बट इन द डीएनए इट इज़ एब्सेंट एट द सेकंड कार्बन। इसीलिए इसको हम लोग डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम है। ठीक है, वी विल लर्न अबाउट द थर्ड कंपोनेंट। हमारा जो न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप था, जो कि हमारे कहाँ से आएगा जाके, H3PO4 विच इज़ फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ से आएगा, सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों कंपोनेंट को छोड़ते जाके थोड़ा आगे बढ़ेंगे जाके कि हमारा क्या था। देखो डीएनए था, ठीक है, डीएनए और आरएनए विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ, किसका था पॉलीमर, हमारा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, देखो अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है जाके, मैंने बताया ना न्यूक्लियोटाइड है, उसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला था नाइट्रोजन बेस और दूसरा कंपोनेंट था हमारा जो शुगर है जो कि पेंटोस शुगर था, और तीसरा हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, अब देखो जो नाइट्रोजन बेस है सबसे पहले होता क्या है, वो जुड़ेगा जाके शुगर के साथ में। अब जब शुगर के साथ में जुड़ेगा जाके तब उसको बनाएगा जाके न्यूक्लियोसाइड। अब ठीक है, जब न्यूक्लियोसाइड बन के जाके तब उसके बाद आएगा फॉस्फेट। अब फॉस्फेट जब न्यूक्लियोसाइड में ऐड होगा जाके तब बनाएगा जाके न्यूक्लियोटाइड। अब यही न्यूक्लियोटाइड आगे जाके अपना पॉलीमर बनाएगा जाके, जिसको हम लोग क्या कहेंगे जाके, डीएनए या फिर आरएनए, जो भी है न्यूक्लिक एसिड कहेंगे जाके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे जाके कि हम लोग न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाएंगे जाके, कि एक नाइट्रोजन बेस है उसको कैसे ऐड करेंगे जाके विद दैट ऑफ दी शुगर के साथ में, जिससे कि हम लोग बना सकें। तो देखो सबसे पहले एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है एंड द लास्ट वन इज द थाइमिन है। दीज आर हमारे क्या हैं, नाइट्रोजन बेस है सब। ठीक है,
अभी जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो करेंगे क्या, वो ऐड होंगे जाके हमारे किसके साथ में, जो शुगर है उसके साथ में, और जो हमारी पेंटोस शुगर है, तो कौन सी शुगर हमारे डीएनए में पाई जा रही है जाकर, डीऑक्सी शुगर है, उसके साथ में ऐड हो गए जाके, वो चारों ऐड होंगे जाके हर एक डीऑक्सी शुगर के साथ में, और आगे चल के क्या बनाएंगे जाके, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे जाके। ठीक है, अब हम देखते जाके न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से बनेंगे जाके। तो सबसे पहला क्या कंपोनेंट था हमारा कि एडेनिन है। ठीक है, वो किसके साथ में ऐड हो रहा है जाके, हमारा जो डीऑक्सी शुगर है उसके साथ में, और बनाएंगे जाके क्या, डीऑक्सी एडेनोसाइन बनाएंगे जाके। वैसे ही हमारी ग्वेनिन है वो डीऑक्सी ग्वेनोसाइन बनाएंगे जाके, और आगे चल के हमारा साइटोसिन है वो थोड़ा चेंज होके जाके, वो बनाएंगे जाके क्या, डीऑक्सी साइटोसाइन नहीं, डीऑक्सी साइटोसाइटेटीन बनाएंगे जाके, और वैसे ही डीऑक्सी थाइमोटीन बनाएंगे जाके, जो हमारी थाइमिन है वो आगे चल के। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया जाके, न्यूक्लियोसाइड बना दिया जाके। ठीक है, अब देखो हम न्यूक्लियोसाइड नहीं, हमें टोटल न्यूक्लियोटाइड चाहिए था। तो देखो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जाके, न्यूक्लियोसाइड लेंगे जाके, जो न्यूक्लियोसाइड है उसको हम लोग क्या करेंगे जाके, ऐड करेंगे जाके फॉस्फेट के साथ में। फॉस्फेट जो कि हमारा कहाँ से आ रहा था, H3PO4 से, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं जाके, फॉस्फेरिक एसिड कह रहे हैं जाके। ठीक है, वहाँ से हमारा जो फॉस्फेट आएगा वो ऐड होगा जाके न्यूक्लियोसाइड के साथ में, और बनाएगा जाके क्या, फिर न्यूक्लियोटाइड बनाएगा जाके। ठीक है, तो हम लोग देखते जाके अब कैसे बनेगा जाके। अब देखो इसमें चारों एग्जाम्पल तो मैं नहीं लिख रहा, मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा जाके। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा कौन सा, वही डीऑक्सी एडेनोसाइन वाला, कि डीऑक्सी एडेनोसाइन कैसे बना जाके। दूसरा जो हमारा डीऑक्सी साइटेटिन का। ठीक है, थोड़ा चेंज है इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ। तो देखो ये हमारे जुड़ेंगे जाके दोनों किसके साथ में, H3PO4 के साथ में। ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ में। सबसे पहले डीऑक्सी एडेनोसाइन का देखते जाके, वो H3PO4 के साथ में ऐड होगा जाके, बनाएगा जाके क्या, डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट बनाएगा जाकर। ठीक है, तो डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट जैसे ही हमने बनाया जाके, ये हुआ क्या, यहाँ पे देखो हमने क्या, मोनोफॉस्फेट लिखा है। मोनोफॉस्फेट मतलब क्या, मोनो मीन्स होता है जाके सिंगल, और वन, तो मतलब यहाँ पे एक फॉस्फेट लगा जाके, इसलिए हम लोग इसको मोनोफॉस्फेट लिखा। अगर 2 लगते जाके तो डाईफॉस्फेट, 3 लगते जाके तो ट्राईफॉस्फेट पे लिख देते जाके, पर यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट लगा जाके। तो इसका दूसरा नाम भी एक है कि अगर हम लोग इसको ना ये ना बोलना चाहे तो बोल सकते हैं डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। तो ठीक है, अब दूसरा देखते जाके कि डीऑक्सी साइटेटीन था, वो हमारा जब H3PO4 के साथ में ऐड होगा जाके, तब बनाएगा जाके डीऑक्सी साइटेटीन मोनोफॉस्फेट, और ये भी डीऑक्सी साइटेडिलिक एसिड हम लोग इसको बोल सकते जाके अगर चाहें तो ठीक है, हमने एग्जांपल दे दिया जाके, ये दोनों एग्जांपल हो गए जाके कि हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाया जाके। अब देखो न्यूक्लियोटाइड तो हमने बना लिया जाके, अब न्यूक्लियोटाइड से ही आगे हम लोग क्या बना सकते हैं जाके, अपना जो डीएनए है। अब हमारा न्यूक्लियोटाइड तो बन गया, तो न्यूक्लियोटाइड से हम लोग ट्राई करते, चलो अच्छा देखते हैं कि डीएनए कैसे बनाते हैं जाके हम न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। तो देखो हमने सबसे पहले क्या बनाया जाके, ये क्या है हमारा, इसको हम लोग कहेंगे जाके पेंटोस शुगर। ठीक है, कि एक अपर हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन है, और उसमें ये 4 कार्बन लगे जाके, एक कार्बन जो हमारा बाहर है जो कि C5 कहलाएगा जाके। ठीक है, जो C1 है वह हमारे जो राइट साइड में दिखाई देगा जाके। ठीक है, अब ये पहले ही C1 हो गया जाके। अब देखो C1 पे क्या होता है जाके है कि हमारा जो हम पहले पढ़ा था ना, नाइट्रोजन बेस जो कि प्यूरेंस एंड पिरिमिडिन्स थे, तो देखो ये हमारा पिरामिड लगा दिया, मतलब सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग मतलब पिरामिडिन है। अब देखो फर्स्ट कार्बन जो था उस पर हमने क्या करा जाके, एक हमारा क्या लगा दिया जाके, एक नाइट्रोजनस बेस लगा दिया जाके, जो कि वही पिरामिडियंस हो सकते हैं जाके, या फिर क्या दूसरा हमारा कौन सा होता है जाके, प्योरियंस हो सकते हैं जाके। इन दोनों में से एक चीज़ हमने यहाँ पे लगा दी जाके, कौन से, कार्बन नंबर 1 पे। अब देखो कार्बन नंबर 5 पे क्या होगा जाके, कार्बन नंबर 5 पे हमें क्या, फॉस्फेट ग्रुप लगानी जाके। तो ये देखो H3PO4 था, वहाँ से हमने ये फॉस्फेट ग्रुप लगा दी जाके, ये कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ मिला के क्या बना रही जाके, न्यूक्लियोटाइड बना रही जाके। ये देखो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाई देता है जाके। तो देखो हमने न्यूक्लियोटाइड बना दी जाके। अब देखो हम लोग इसके ऊपर ही देख लेते हैं जाके कि डीएनए कैसे बनेगा जाके। इसके लिए मैं थोड़ा इसको ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, वैसे भी इसका कोई काम बचा नहीं है। रुक जाओ, ये इरेज हो गया, और हम लोग इसके ऊपर देखेंगे जाके अब डीएनए कैसे बनता है जाके। ठीक है,
देखो जैसे ये एक हमारा न्यूक्लियोटाइड है, इसके ऊपर भी एक हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा जाके। अब जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड होगा जाके, उसमें भी देखो ये पेंटोस शुगर हो गई जाके। ये देखो हमने पेंटोस शुगर बना ली जाके। अब देखो यहाँ पेंटोस शुगर मतलब यहाँ पे कार्बन नंबर 3 होगा। अब 3 कार्बन पे मैंने क्या बताया था कि वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है जाके, दोनों में होती है जाके। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब देखो जो हमारा उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और साथ में यहाँ पे इसके ऊपर भी C5 है और यहाँ पे C1 है, और C5 पे इसके ऊपर भी फॉस्फेट ग्रुप लगा जाके, छोड़ो उसको, ठीक है। इधर देखो पहले ये जो हमारा क्या था, जो हमारा ये फॉस्फेट था नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड का, उस पे देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी लगे थे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो पेंटोस शुगर है वहाँ पे भी C3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगी है। तो मतलब एबव जो न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पे भी हमारा जो C3 पे है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे जाके, और जो नीचे फॉस्फेट वाला ग्रुप है उस पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे जाके। अब होता क्या जाके यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा जाके। कैसे कि जो OH है ऊपर वाला C3 का, वो नीचे वाले हाइड्रोजन को लेगा जाके और निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो मतलब वाटर निकल गया जाके। तो होगा क्या जाके, अब जो C3 का यहाँ पे बॉन्ड है वो डायरेक्टली बन जाएगा जाके जो ऑक्सीजन बचा जाके फॉस्फेट वाला उसके साथ में। और इसको हम लोग कौन से बॉन्ड को क्या कहते हैं जाके, इसको बॉन्ड को कहते हैं जाके फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बोल देते हैं क्या, अगर 2 बॉन्ड्स मिला दिया है फिर डाइस्टर बॉन्ड्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड और फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो इसे देखो हमारा ऐसे बन गया जाके, 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए जाके। वैसे ही देखो ऊपर एक और ऐसी ग्रुप होगा जाके, मतलब पेंटोस शुगर होगा जाके, जो कि पूरा न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके साथ में ऐड होगा जाके। वैसे ही और ऊपर जाओगे जाके और होंगे जाके, और ऊपर जाओगे जाके और होंगे जाके। तो ऐसे हमारा पूरा एक पॉलीमर बन जाएगा जाके, जो कि पूरा हमारा क्या कहलाता है जाके कि DNA बना दिया जाके हमने, ठीक है। तो ऐसे DNA बन गया जाके। तो अब हम लोग देखो DNA के मॉडल का देख लिया जाके कि DNA का स्ट्रक्चर कैसे बना जाके। अब हम लोग क्या करते हैं जाके कि हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी जानने की ट्राई करते हैं जाके, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया जाके इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे कौन से साइंटिस्ट आएंगे जाके, जिनका नाम है मीशर। सो मीशर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। देखो लिखने पर ध्यान नहीं देंगे जाके, पहले सुनो मेरी बात कि मीशर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले क्या करा था कि आइसोलेट किया जा गया था, आइसोलेट द DNA और द न्यूक्लिक एसिड। कहाँ से इन्होंने अपना जो न्यूक्लिक एसिड जो है आइसोलेट करना स्टार्ट किया, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट किया जाके फ्रॉम द पस सेल्स। पस सेल्स जो बन जाता है जाके, वहाँ से इन्होंने न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्ट करा जाके, आइसोलेट करा जाके, और उसको बोला जाके न्यूक्लिन, ठीक है। तो इनका इतने कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे जाके इनके बारे में हम लोग। अब हम लोग देखो सेकंड साइंटिस्ट के ऊपर आते जाके। जो सेकंड साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हेडविग। जो हमारे हेडविग हैं, इनका कंट्रीब्यूशन इतना है कि इन्होंने क्या करा जाके कि DNA और जो RNA, मतलब जो हमारा किस पे है न्यूक्लिक एसिड है, इन्होंने DNA और RNA न्यूक्लिक एसिड जो है उसका रोल बताया जाके इन द हेरिडिटी। इन्होंने हेरिडिटी क्या है देखो, पहले तो हेरिडिटी विच इज़ अ प्रोसेस इन विच वी लर्न हाउ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रैवल करते जाके फ्रॉम द पेरेंट टू द डॉटर। मतलब कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो उसकी आएगी जाके, उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रैवल करके जाके, वो हेडविग ने बताया जाके, ठीक है। मतलब तुम्हारे पापा से कुछ तुम्हारे स्ट्रक्चर्स, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही होंगी ना, तो ये इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो ये किसने बताया जाके, इन्होंने। तो देखो अब उसका थर्ड साइंटिस्ट हमारे आएंगे जाके कौन से, एल्टमैन। तो देखो एल्टमैन ने क्या करा जाके, जो हमारा अभी तक हम लोग देखो ऊपर कौन सा जो न्यूक्लियन था ना, उसका इन्होंने बताया जो न्यूक्लियन है वो असल में हम लोग उसको न्यूक्लियन नहीं कह सकते जाके, उसको उन्होंने टर्म दिया जाके न्यूक्लिक एसिड। सो ही वॉज अ साइंटिस्ट हु टर्म्ड न्यूक्लिक एसिड। तो इन्होंने उसको क्यों, ऐसा रीज़न क्या था कि उन्होंने बोला उसको न्यूक्लिक एसिड ही बोलना है जाके, न्यूक्लियन नहीं बोल सकते जाके। तो रीज़न था जब इन्होंने अपनी ये स्टडी करी जाके ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA, तब इन्हें पता चला कि जो हमारा DNA है वो असल में एसिडिक इन नेचर है। अब एसिडिक इन नेचर है तो मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ना न्यूक्लिक एसिड की, एसिड है, एसिडिक इन नेचर है, तो इसलिए इसको उन्होंने बोला जाके न्यूक्लिक एसिड। अब जो हमारे ऐसे फोर्थ साइंटिस्ट हैं उनका नाम था फुलजेन, और जो हमारा फिफ्थ साइंटिस्ट हैं वॉटसन एंड क्रेग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इनके बारे में तो पढ़ना ही है। तो देखो
तो सबसे पहले हम लोग फ्यूजन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं जाके। देखो फ्यूजन कौन थे, इन्होंने ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने क्या करा, इन्होंने डीएनए के जो स्टेनिंग प्रोसीजर्स दिए थे जाके, कैसे डीएनए को स्टेन करेंगे जाके, वो सब इन्होंने बताया था जाके, उसकी टेक्निक्स दिए थे जाके इन्होंने। ठीक है, अब उसके वॉटसन क्रिक देखो इंपॉर्टेंट है, इसको देखते जाके हम लोग, ये जो वॉटसन क्रिक थे इन्होंने रेवोल्यूशनरी चेंज लाया जाके। इन्होंने क्या करा, अपना डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया जाता था, और डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए था एक रेवोल्यूशनरी चेंज इन द मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिसने कि जो मॉलिकुलर बायोलॉजी के फील्ड थे उसमें इतना ज़्यादा चेंज लाया कि ये जो पहले बिल्कुल ही नहीं पढ़ी जाती थी वो उसका बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने लगी, कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई जाके ये फील्ड इन द बायोलॉजी। तो देखो ये जो फोटो है उसमें दिखाई दे रही जाके इनका जो मॉडल था, उसके बेसिस पे ये स्ट्रक्चर था डीएनए का जो इन्होंने प्रपोज करा जाके, जो इस फोटो में दिखाई दे रहा जाके ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब देखो वॉटसन एंड क्रिक थे, इनसे पहले भी कुछ साइंटिस्ट है जो स्टडी कर रहे थे जाके, जैसे कि फ्रैंकलिन थे एक तो, और साथ में उनके विल्किंस थे। ये दोनों लोग पहले से ही डीएनए के ऊपर स्टडी कर रहे जाके थे। इन्होंने काफ़ी सारी अपनी जो वाई यूजिंग द एक्सरेज, इन्होंने काफ़ी सारी स्टडीज़ कर रखी थी। अब वही स्टडीज़ और कुछ चार्गफ की भी कुछ स्टडीज़ को मिला के इन्होंने, जो वॉटसन थे हमारे और जो क्रिक थे हमारे, इन दोनों लोगों ने क्या करा जाके कि जो हमारी इन दोनों की स्टडीज़ थी, वॉटसन एंड क्रिक को, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस की और चार्गफ की स्टडीज़ को मिला के इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिए हुए थे। और ये जो डीएनए का मॉडल था वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इस डीएनए के मॉडल से हम लोग ईजिली एक्सप्लेन कर पा रहे थे जाके रेप्लिकेशन एंड और काफ़ी जो प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए उनको एक्सप्लेन कर पा रहे जाके। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि रेवोल्यूशनरी चेंज है। ठीक है, तो देखो हमने ये तो देख लिया जाके ये इतना सब कुछ, उसके बाद देखते जाके देखो इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिए जाते थे। तो देखो कौन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था जाके, एक वॉटसन थे, एक क्रिक थे, एक तुम्हारे विल्किंस थे, इन तीनों को मिला जाके था नोबेल प्राइज़ इन द 1964। जबकि मॉडल कब आया था ये भी याद रखो कि 1953 में इन दोनों ने मिलके मॉडल दिया था। ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब हम लोग देखते जाके कि मेन मॉडल के ऊपर ही आते जाके कि ये मॉडल कैसे दिया गया जाके, और मतलब इस मॉडल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस मॉडल। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये मॉडल देख रहे हैं, इसमें हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है जाके, इनका जो पहला फीचर इन्होंने बताया जाके था वॉटसन एंड क्रिक ने, कि जो हमारा डीएनए है उसकी जो बैकबोन है, डीएनए की जो बैकबोन है वो किससे बनी है जाके, शुगर एंड फॉस्फेट। जो न्यूक्लियोटाइड था उसके 3 कंपोनेंट थे ना, 2 कंपोनेंट शुगर एंड फॉस्फेट, जिनसे कि हमारी के जो बैकबोन बने रेड कलर के बनाई ना, तो ये हमारी किससे बनी जाके, शुगर एंड फॉस्फेट से। तो इनका ये पहला था। ठीक है, जो फीचर उन्होंने बताया जाके। उसके बाद हम लोग ये जो लैडर टाइप का जो मतलब ये बीच में डंडे खींच रहे जाके ना, ये हमारे क्या सर भी, ये हमारे नाइट्रोजन पीएस है। ये जो हमारा सेकंड फीचर इन्होंने बताया जाके, ये इस मॉडल का ये सेकंड फीचर है कि पहला फीचर है कि बैकबोन बना रहा है जाके शुगर फॉस्फेट, और जो नाइट्रोजन पीएस बचा जाके न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कंपोनेंट वो हमारा मिलेगा जाके, और ये लैडर जैसा बीच में जो सीढ़ी जैसा कुछ ना है वो स्ट्रक्चर बनाएगा जाके। तो ये मैंने फिगर में दिखा दिया जाके। तो यही जो हमारा बार बार फॉस्फेट जो मैं बता रहा था ना, फॉस्फेट एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा जाके था, उसी के थ्रू हमारा वही पीछे पीछे बैकबोन बनती जा रही जाके, और जो न्यूक्लिक नाइट्रोजन बेसेस हैं वो बीच बीच में अटैच हो जाके एक दूसरे से, जैसे प्यूरिन है वो पिरिमिडीन से अटैच होता जाके, नॉर्मल सी बात है देखो। तो इसीलिए वो अपना सीढ़ी जैसा जिस पे चढ़ते हैं ना, स्टेप्स उनको कहते हैं जाके सीढ़ी में, वो बना देंगे जाके। तो देखो जैसे यहाँ पे देखो ये जो ए और टी है, ये जो ए और टी है ये दोनों अटैच हो रहे जाके और एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे जाके, जिससे कि यहाँ पे क्या होता है जाके, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जाके उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती जाके, कि वो जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स काफ़ी मजबूत होते जाके, इतने आराम से टूटते नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पे अटैच हो गया जाके नाइट्रोजन बेसिस। अब हम लोग देखो ये तो देख लिया जाके कि इसकी बैकबोन कैसे बनी जाके, और जो इसके स्टेप्स हैं उसके बारे में तो देख लिया जाके। अब हम लोग देखते जाके इसमें अलग दूसरे फीचर्स क्या हैं, कि एक तो इसमें देखो मेजर ग्रुप होता है जाके, मीन ग्रुप का मतलब क्या होता है, गड्ढे। तो देखो एक इसमें मेजर ग्रुप होता है जाके, एक माइनर ग्रुप होता है जाके। और जो मेजर ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते जाके। हिस्टोन क्या है, ये बेसिक प्रोटीन्स होते जाके, मतलब बेसिक इन नेचर है।
मतलब वही एल्कलीन इन नेचर है। अब ये बेसिक प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन होते जाके वो इन ग्रुप्स में पड़ी रहती, मतलब सपोज वो गड्ढे में कुछ गिर गया और वहाँ पे गिर के वो पड़ा रहा, तो वही है प्रोटीन्स वहाँ पे पड़ी रहती है जाके, और हमेशा जो डीएनए है उसके साथ में अटैच रहती जाके हैं। तो यहीं पे ये मेजर ग्रुप पे अटैच होती जाके। अब देखो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रैंड्स होते जाके, दोनों ही अपोजिट चलते जाके, एक तो 3' 5', एक 5' तो 3'। अपोजिट चलते चलते दोनों, मतलब एक ऊपर चल रहा है जाके, एक नीचे को चल रहा है जाके, एक 3' तो 5', एक 5' तो 3', मतलब कि दोनों एंटी पैरेलल हैं। इनको पैरेलल स्ट्रैंड्स नहीं बोलते जाके, याद रखो। अब देखो मैंने बताया ना मेजर ग्रुप होता जाके एक ये, एक सपोज करो एक मेजर ग्रुप ये है तो एक ऊपर भी मेजर ग्रुप होगा जाके, ऐसा तो है नहीं एक मेजर ग्रुप होगा जाके और बाकी नहीं होगा जाके। अब देखो ये मेजर ग्रुप के बीच में, दो मेजर ग्रुप के बीच में जो ये डिस्टेंस है और जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते जाके, और कैलकुलेशन भी आती है इसके ऊपर। देखो जो दो मेजर ग्रुप है उन दोनों के बीच में 10 बेस पेयर्स, मतलब 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते जाके। बेस पेयर्स क्या होते जाके, तो देखो ये तो नाइट्रोजन बेस है, एक इधर स्टैंड से निकला एक इधर स्टैंड से निकला, दोनों मिलके एक बेस पे बना रहे, ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा। तो यहाँ पे मैंने ये 3 स्टैंड बना दिए जाके, ठीक है। ऐसे अगर दो मेजर ग्रुप होंगे जाके, उनके बीच में टोटल कितने होंगे जाके, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे जाके। और ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस आती जाके। अभी तो वैसे कम आएंगे जाके, पर आगे चल के बहुत आएंगे जाके। तो देखो मैंने ये सपोज करो ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया जाके, और यहाँ पे ये मैंने ले लिया जाके दो मेजर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस, जिसमें क्या मैंने बताया था 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे जाके, ठीक है। मैंने लिख लिया 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है दो मेजर ग्रुप्स के बीच में, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 34 एंगस्ट्रॉम। तो 34 एंगस्ट्रॉम है, वो 10 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस है। अगर वहीं हमें अगर कितना देखना हो, एक बेस पेयर कि एक नीचे वाला है एक ऊपर वाला है, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा जाके, तो वही सिंपल मैथ लगाएंगे जाके हम लोग कि अगर 10 के बीच में 34 एंगस्ट्रॉम है तो एक के बीच में 34 डिवाइडेड बाई 10 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन द वन बेस पेयर, ठीक है। अब देखो ये तो देख लिया दो स्टैंड्स के बीच में क्या डिस्टेंस है। अब ये भी याद रखो कि दोनों जो अपोजिट स्टैंड है उन दोनों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, और इनके जो अपोजिट स्टैंड्स है उन दोनों के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, ठीक है। ये भी देख लिया। अब हम लोग देखते जाके मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया था कि प्यूरिन्स हमारे पिरिमिडिन्स के साथ अटैच होते जाके। अब प्यूरिन्स क्या आते हैं, वही एडेनिन और ग्वानिन, जो कि हमारा साइटोसिन और थाइमिन के साथ में अटैच होके जाके, मतलब एडेनिन जो है वो हमेशा किसके साथ में अटैच होके जाके, थाइमिन के साथ में अटैच होके जाके, और किससे अटैच होके जाके, वाया द हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे साइटोसिन विच इज़ अ पिरामिडिन ग्वानिन के साथ में अटैच होके जाके, ग्वानिन क्या है हमारा प्यूरिन है, और जो एडेनिन है वो मैंने क्या बताया, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे जाके इन दोनों के बीच में, जबकि साइटोसिन और जो हमारा ग्वानिन है उन दोनों के बीच में क्या होगा जाके कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे जाके इन दोनों के बीच में। तो देखो मतलब क्या है, साइटोसिन और ग्वानिन ज़्यादा मजबूत होंगे जाके, उस पर ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे जाके। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए शायद मैंने कोई फ़ोटो रखी हो, नहीं फ़ोटो तो शायद नहीं है इसके लिए, पर रुको मैं देखता हूँ शायद ऊपर यहाँ पे। चलो कोई नहीं, छोड़ो, हम लोग इसको जो पुराने वाले स्ट्रक्चर है इसी पे देख लेते जाके कि यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है कि एक ए है, ए का मतलब क्या है, एडेनिन और थाइमिन है, तो टी है थाइमिन, दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। नीचे वाले देखो इसमें थोड़ा अच्छा दिखा दे रहा है कि जो नीचे वाला है उसमें दिखाई दे रहा है कि हमारा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड सी टी के बीच में है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सी जी के बीच में है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। हाँ तो देखो मैं क्या बता रहा था कि ये एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में अटैच हो रहा है जाके, मतलब एक प्यूरिन जो है वो किसके साथ में, एक पिरिमिडिन के साथ में अटैच हो रहा है जाके था। तो जब हमारा जो एडेनिन है जो कि प्यूरिन था और वो जो थाइमिन है वो दोनों अटैच हो रहे जाके, मतलब क्या है कि जो जितना एडेनिन होगा जाके उतना ही थाइमिन होगा जाके, और उसके साथ ही साथ जितना साइटोसिन होगा जाके उतना ही ग्वानिन भी होगा जाके।
तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते जाके, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते जाके कि अगर हम लोग A/D का रेशियो निकालेंगे जाके तो वो 1 आएगा जाके, और वैसे ही C/G का रेशियो निकालेंगे जाके तो वो भी 1 आएगा जाके। मतलब कि क्या है कि जितना ही pyrimidines होगा जाके, मतलब जो टोटल pyrimidine है वो टोटल प्यूरिन के इक्वल होगा जाके। मतलब कि क्या है कि जितना ही हमारा A+G है उतना ही हमारा C+T होगा जाके। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं जाके, इक्विवेलेंस रूल। इक्विवेलेंस रूल जो कि किसने दिया था, हमारा चार्गफ ने दिया जाके था, जिसको किसने यूज़ किया, वॉटसन एंड क्रिक ने यूज़ किया जाके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये जो टॉपिक है कि डीएनए कैसे बना, डीएनए का क्या मॉडल है, कैसे कंपोनेंट्स क्या होते हैं जाके, सब हमने ख़त्म कर लिया जाके। अब हम लोग कुछ डीएनए के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते जाके हैं। तो देखो डीएनए जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसका, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब पढ़ेंगे जाके डीएनए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे जाके कि डीनेचुरेशन कैसे होता है जाके डीएनए का। व्हाट इज़, पहले डीनेचुरेशन के बारे में ही पढ़ते जाके कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन। तो देखो डीनेचुरेशन मतलब कि जो एक स्टैंड ऑफ डीएनए, मतलब 2 स्टैंड्स ऑफ डीएनए जो एक साथ में जुड़े रहते हैं जाके, लिपटे रहते हैं जाके, वो अलग अलग हो जाएंगे जाके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जाके, डीनेचुरेशन। और कब अलग अलग होंगे जाके, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे जाके सेल का। सपोज करो कोई सेल है, उसका टेम्परेचर हम लोग 80 से 90 डिग्री कर दिया जाके, तब क्या होता है जाके, जो उसके क्रोमोसोम्स मतलब जो डीएनए हैं वो अलग अलग हो जाते हैं जाके। पर ये भी ज़रूरी नहीं कि अलग अलग हो गया मतलब कि वो हमेशा डीएनए डैमेज ही रहेगा जाके, डीएनए ख़राब ही हो गया जाके। अब ये भी नहीं कि सेल का डीएनए पूरा चला गया जाके, बट ये है कि हाँ उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है जाके वो कम हो जाती जाके। बट जो हमारी सेकेंड प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं जाके, रीनेचुरेशन, वो क्या होते जाके, एक नॉर्मल सेल की बात की जाए तो उसमें रीनेचुरेशन काफ़ी जल्दी हो जाएगा जाके। जैसे कि रीनेचुरेशन होता क्या है, वही जो 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हुए जाके थे ना, वो दोनों वापस ऐड हो जाएंगे जाके, एक टोटल डीएनए मॉलिक्यूल बना दिया जाएगा जाके उन दोनों के स्ट्रैंड्स के द्वारा। ये कब होता है जाके, ये वही है कि जब हमारा सिंगल स्टेप प्रोसेस होगी जाके, पहले तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिंगल स्टेप प्रोसेस होगी जाके जब कब हमारे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है जाके, जब डीनेचुरेशन हो गया जाके था। ठीक है, अब अगर हम लोग को वही जो डीएनए डैमेज जो हो गया था, जिसको हम लोग डीनेचुरेशन कह रहे थे जाके, और नेचुर्ड डीएनए कह रहे जाके थे, जिसमें कि दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए थे। अब उनको हम लोगों को क्या करना है जाके, दोनों ही स्ट्रैंड्स को जोड़ना है जाके। तो देखो उनको जोड़ने के लिए वैसे तो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस हो रही जाके, रीनेचुरेशन हो रहा है जाके था, बट कभी कभी होता जाके कि पूरा ही पूरा अलग होते जाके, बिल्कुल ही एक दूसरे अटैच नहीं होते जाके, तब उसमें क्या होता जाके, 2 प्रोसेस चलती जाके उस सेल में। जिसको पहली प्रोसेस है जिसको कहते हैं जाके न्यूक्लिएशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लिएशन रिएक्शन क्या होते जाके, विच इज़ ए स्लो प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, कोलिजन होता जाके बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जिससे कि वो एक दूसरे में जुड़ना स्टार्ट हो जाते जाके। और सेकेंड रिएक्शन होती जाके जिपरिंग रिएक्शन। जो जिपरिंग रिएक्शन होती जाके वो क्या होती है असल में, वो फास्ट रिएक्शन होती जाके। अब फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है जाके, देखो कुछ बॉन्ड्स तो पहले से ही बन चुके थे डीएनए में न्यूक्लिएशन रिएक्शन के टाइम पे, तो इसीलिए क्या होता है जाके, अब जैसे चैन तुमने स्टार्टिंग में जैकेट की बंद कर ली ना थोड़ी बहुत, उसके बाद तो एकदम से बंद हो जाती है पूरी। तो वैसे ही है, कुछ तो बॉन्ड्स पहले बन के जाके, अब तुम्हें थोड़े और बॉन्ड्स बनाने हैं तो अपने आप ही खींच लो जाके चैन, तो मतलब जल्दी ही बन गया जाके। तो ऐसे ही हमने जिपरिंग रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर ली जाके। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बचा, जिसको कहते हैं जाके मेल्टिंग टेम्परेचर। और मेल्टिंग टेम्परेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते जाके वाया द TMC। तो देखो ये क्या होता है जाके, तो मेल्टिंग टेम्परेचर इज़ अ टेम्परेचर एट विच जो हमारा डीएनए है उसमें क्या होता है, 50% ऑफ द डीएनए इज प्रेजेंट इन द डीनेचर्ड स्टेज। तो 50% ऑफ द डीएनए इज प्रेजेंट इन द डीनेचर्ड स्टेज मतलब क्या है कि जो हमारा किसी भी सेल का डीएनए होगा जाके, उसमें से जो 50% डीएनए होगा जाके, तो वो नॉर्मल स्टेट में होगा जाके, मतलब उसमें कोई भी डीनेचुरेशन नहीं पाया जाएगा। पर जो 50% ऑफ द डीएनए होगा जाके सेल का, वो हमारा इन द डीनेचर्ड और इन द डैमेज डीएनए होगा जाके, मतलब अलग अलग होंगे उन दोनों के स्टैंड से। इसका मतलब यही था। ठीक है, थैंक यू।